ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज हर किसी के पास अपनी गाड़ी है, कहीं पर भी जाओ उसके लिए जरूरी है साधन, और वह साधन है गाड़ी। लेकिन इतनी बड़ी बिग इंडस्ट्री पर लॉकडाउन के काले बादल सबसे ज्यादा छाए हुए हैं। फ्रेंड, मैं हूँ राखी, मेरे साथ है मेरी को एंकर सिमरजीत कौर। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग पीपल। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी है बुरी तरह से। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े उद्योग व्यापारी पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है, खास तौर से तब जब -25 पर जीडीपी रेट हमारा पहुंच चुका है। ऑटो उद्योग सेक्टर पर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। हाल ही में जारी FADA की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ महीने में ऑटो उद्योग सेक्टर में 2 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में ये आंकड़ा 3 लाख का बताया गया था। हालत इतनी खराब है कि भारत की जीडीपी -25 तक पहुंच चुकी है और ऑटो उद्योग पर ये खतरा सबसे ज्यादा गंभीर हो गया है। लेकिन ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी हाल फिलहाल में ये चिंता ऑटो उद्योग सेक्टर में काम करने वालों पर बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही मंदी से मुक्ति मिल जाएगी। इन सब के बीच ऑटो उद्योग सेक्टर के 2 पहिया वाहनों के आंकड़े सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। यमुनानगर के ऑटो उद्योग के उद्यमी धीरेन्द्र आहूजा ने बताया कि बिक्री इतनी कम हुई है कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना पड़ा है वाहनों के प्रति। एक तरफ जहां ऑटो उद्योग के संगठन सियाम ने कहा है कि सरकार आगामी नए नियमों को लागू करने के लिए निवेश की स्थिति में नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर 60% से ज़्यादा कंपनियां हरियाणा में नए निवेश को लेकर इंटरेस्ट जगा रही हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के उद्यमियों से कि उनका क्या कहना है कि यहाँ पर क्या स्थिति फिलहाल चल रही है। आइए बात करते हैं और साथ ही बात करेंगे कि जब कोविड-19 जैसी महामारी से हमें राहत मिलेगी तो ऑटो उद्योग सेक्टर अपने भविष्य को कितना सुनहरा पाएगा। तो इसी सिलसिले में हम सबसे पहले बात करेंगे। नमस्कार सर, हेल्पिंग पीपल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं धीरेन्द्र आहूजा हूँ, मैं सेल्स मैनेजर हूँ साई ऑटोमोबाइल के अंदर। लॉकडाउन की स्थिति में आप सबसे ज़्यादा असर जो हमारे ऑटो उद्योग क्षेत्र में पड़ा हुआ है, क्या असर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है? मैम, इससे पहले जब लॉकडाउन से पहले हम लोग जो गाड़ियाँ जो सेल कर रहे थे उसमें बिल्कुल 50% का जो है डिफरेंस आ गया है। इससे पहले हम लोग जो है 300 को पार कर रहे थे और हमारा एक टारगेट होता था कि हम 300 को और अचीव करें, पर लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना महामारी की वजह से जो है कि ये टारगेट तो अब तो धूमिल ही हो गया है। इसके अलावा जो अपनी मतलब जान बचाना भी मुश्किल हो रहा है, इतना परेशान हो चुके हैं हम लोग। 2 व्हीलर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका इसी का पड़ रहा है। तो यमुनानगर का जो ये शोरूम है, यहाँ पर से कितनी गाड़ियाँ निकली हैं इस लॉकडाउन की? वैसे तो लॉकडाउन में पूरा ही मंदी छाई हुई थी, पूरे तरह से तालाबंदी थी, लेकिन अगर हम ये कोविड-19 की महामारी जब से स्टार्ट हुआ, अगर हम जनवरी की बात कर लें, जनवरी से लेकर अब तक की स्थिति में कितनी गाड़ियाँ हमारे शोरूम से जा चुकी हैं? अगर बात करें जनवरी से लेके अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जनवरी में ये महामारी आ गई थी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर। तो जनवरी से लेके अगर हम मार्च तक चलें तो जनवरी से मार्च तक की लास्ट की तिमाही थी वो, ठीक है, पिछले साल की तिमाही गिनी जाती है वो। तो उस तिमाही के अंदर हमारे अच्छी सेल रही, पर जैसे ही मार्च के बाद 23 मार्च के बाद जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो 1 महीना तो हम बिल्कुल बंद हो चुका था सब कुछ, 0 डिग्री पे आ गए थे। जो एक यूनिट भी हमारी गाड़ी सेल नहीं हुई। उसके बाद मई में धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ी कोशिश करी, लोगों को जो है कहते हैं घर ही जाके जो है, क्योंकि हर किसी को जो है गाड़ी की ज़रूरत थी, तो हमने जो है कहते हैं कुछ कोशिश करी कि घर जाके जो है गाड़ियाँ प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर वो जो है हम उसको एक अपना ट्रांसपोर्ट दे सकें। तो कुछ गाड़ियाँ हमने तो इंक्रीज़ अपनी मेहनत से करी, फिर उसके बाद पर अब धीरे धीरे जो है थोड़ी सी पटरी डाउन उस पर लाइन पे आई थी, फिर उसके द्वारा फिर बाद में जो यमुनानगर में फिर दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है। तो यानी कि पूरे उद्योग सेक्टर में ही इस तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है, खासतौर से जब यमुनानगर के हमारे उद्यमी जुड़े हुए हैं, इनकी यहाँ पर बाइक और एक्टिवा की सेल ज़्यादा है। तो ये जो आपने कहा है कि तालाबंदी के समय में गाड़ियाँ निकली ही नहीं, 0% निकली, लेकिन जब उसके बाद थोड़ा सा आगे निकलने का स्टार्ट हुआ तो इसमें बाइक ज़्यादा उठी है आपके पास से या एक्टिवा? बाइक का बिल्कुल डाउन हो चुका है, एक्टिवा भी थोड़ा बहुत, कुछ को प्लस नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत ही कह सकते हैं, जो इक्का दुक्का जो गाड़ी जा रही है बस वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी निकल रही है गाड़ी। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से या आपके शोरूम में कुछ राहत दी गई कि हाँ इतने % छूट दे दी जा रही है ताकि गाड़ियाँ निकले? तो क्योंकि जैसी डिमांड आगे बढ़ेगी फ्यूचर में गाड़ी
गाड़ियाँ नए नए टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई नई स्टाइल से गाड़ियाँ आती हैं, तो जो पुरानी अभी तक रखी हुई हैं लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल पाई, उनमें कुछ राहत दी गई है? अभी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है अभी सरकार की तरफ से जो है एक ऐलान आया था कि BS3 जो है BS4 जो है मॉडल BS4 बाइक्स जो है सारी बंद कर दी थी सरकार ने, गवर्नमेंट ने। तो BS4 जब बाइक बंद हुई तो उसी टाइम जो है बंद होने का BS4 एक पॉल्यूशन नॉर्म्स मतलब पॉल्यूशन नॉर्म्स के कारण जो है BS4 की जगह BS6 आ गया था इस साल। तो BS6 हमें तो तब तो आना था, उस टाइम ये नहीं पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा। हमें ये था कि BS4 जो है हम लोग 31 मार्च तक निकाल लेंगे। पर जब हमें लगा कि 31 मार्च के बाद 23 मार्च को जो है लॉकडाउन लगने की वजह से जो है BS3 की गाड़ी उसकी वजह से जो है हमें जो है वो BS3 जो है गाड़ियाँ हमें अपने नाम पर रजिस्टर करके जो है कि फिर उसके बाद सेल करनी पड़ी और काफ़ी हैवी डिस्काउंट देना पड़ा उनके, जो 50% रेट पे भी हमें देनी पड़ी। और कुछ गाड़ियाँ तो आज भी हमारे पास ऐसी खड़ी हैं जो अभी भी सेल आउट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी कोई भी पर्सन लेना पसंद नहीं करता। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने कोशिश की कि जो नई गाड़ी जो BS6 लॉन्च हुई है हमारे पास, तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ और कुछ अपनी सेल सर्विस जो है करते हैं प्रोवाइड कर सकें। और हमने कुछ बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट करी कंपनी ने, पर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं था कि हमें कोई बेनिफिट मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें कोई प्राइस में रिडक्शन आ जाए, कुछ GTP करते हैं, कुछ GST में के अंदर कोई करते हैं बेनिफिट आ जाए, ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिला। अब अगर लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपने मार्जिन पे और अपने बेस पे लड़ रहे हैं, एट पार पे हम गाड़ी बेच रहे हैं इस तरह भी सरकार जो है नए मानक लेकर आई है निवेशकों को लेकर, तो ऐसे में उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है स्पेशली हम कहेंगे, तो ये नए मानकों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऑटोमोबाइल को लेकर जो है अभी तक कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला हमें, ठीक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में हम जो जा रहे थे कि कुछ बेनिफिट मिल जाता है, जैसे GST का बेनिफिट मिल जाता हमें, ठीक है, उससे जो है थोड़ी सेल कम प्राइस कम होता तो सेल ज़्यादा बढ़ जाती। या फिर जो है कहते हैं एक इंश्योरेंस एक बड़ा फैक्टर है जो उसके अंदर जो है, या फिर जो है कहते हैं कुछ फाइनेंस स्कीम के अंदर हमें कोई बेनिफिट मिल जाता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ डाउन हो जाता, तो इस टाइम का कोई बेनिफिट आता तो शायद कोई कस्टमर आगे भी बढ़ते और इस तरफ कहते हैं नई गाड़ी की तरफ रुझान करते। अब BS6 आने से जो गाड़ी जो है 60-60 हज़ार रुपये की गाड़ी मिलती थी, वो गाड़ी जो है BS6 इंजन आने की वजह से 70-80 की पहुँच गई है। और इंश्योरेंस के अंदर भी अभी गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट दिया कि 5 साल का फुल इंश्योरेंस बंद कर दिया। अब जो है 1 साल फुल और 4 साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हमें 1 साल का ही इंश्योरेंस देना है तो कस्टमर को भी थोड़े से शुरू में रिलैक्सेशन मिलती है और प्राइस भी करते हैं 60,000 तक 70,000 तक के बीच में आ जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। सरकार की तरफ से लोन की फैसिलिटी की अगर हम कुछ बात करें, कुछ ऐसी सुविधा लोन की फैसिलिटी में अगर सरकार चाहे तो SBI के साथ या मतलब सॉरी करते हैं अपने बैंक के साथ जो है टाई अप करके, या कुछ नेशनल बैंकों के साथ जो है करते हैं, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होके बेनिफिट मिल जाता तो हम लोग जो गाड़ी सेल करनी आसान हो जाती। आर्थिक स्थिति की जो समय चल रहा है हमारा, इसमें सारी हर कोई, चाहे आप छोटा आदमी है चाहे बड़ा आदमी है, हर कोई परेशान है। किसी की आधी सैलरी, किसी की आधी भी क्या, कुछ भी सैलरी नहीं है। तो ऐसे में जो वर्कर यहाँ लगे हुए थे लॉकडाउन से पहले, उतने ही वर्कर आपके शोरूम में अभी भी बने हुए हैं या कुछ छोड़कर चले गए या आपने निकाल दिया? क्या स्थिति है, क्या हम कह सकते हैं कि वर्कर को लेकर? हमने उनके हेल्प करने की पूरी कोशिश करी, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब जैसे दिवाली का सेक्शन आने वाला है तो मुझे एम्प्लॉयज़ हमें जरूरत पड़ती है, तो वो एम्प्लॉयज़ हमें रख नहीं पा रहे हैं। हम लोग जो है करते हैं ज़्यादा पर्सन नहीं लेके रख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा खुद का ही जो है करते हैं पोस्ट वेक्टर जो है जवाब दे रहा है, जिसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे। चलते हैं अब कार के शोरूम में, वहाँ पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है 2 पहिया वाहन की। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं एज ए सेल्स मैनेजर पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। ओके सर, तो ये जैसे कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, जी मैम, लॉकडाउन पर 4 व्हीलर गाड़ी पर कितना ज़्यादा असर पड़ा है? मैम स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन का बिल्कुल असर पड़ा था। मई के महीने में गाड़ियाँ, अप्रैल में तो आपको पता है बिल्कुल टोटली लॉकडाउन था, तो कोई भी गाड़ी नहीं सेल आउट हुई थी। पैन इंडिया लेवल पे एक भी गाड़ी नहीं बिकी थी। एंड मई की बात करूँ तो फिर हाँ, मार्केट थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ था, मार्केट में कुछ रिटेल बढ़ी थी, बट जून से तो रिटेल काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो गई। अगर मैं मारुति की बात करूँ तो बहुत सारे और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जैसे हुंडई है वो भी ग्रोथ पे है, टाटा भी ग्रोथ पे है, एंड मारुति तो ग्रोथ पे है ही है, लेकिन कुछ लाइक होंडा है वो डी ग्रोथ पे है, और कुछ नए ब्रांड अभी जैसे सेल्टोस किया जो आई है वो भी ग्रोथ पे है, क्योंकि लास्ट ईयर तो वो थी ही नहीं। उसके बाद अगर बात करें MG हेक्टर की, वो भी ग्रोथ पे है, क्योंकि वो भी इस साल प्रोडक्ट उसका भी अभी लॉन्च हुआ है, तो वो भी ग्रोथ पे है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4 व्हीलर डी ग्रोथ पे है। रीज़न
उसका यही है कि कोविड की वजह से सब लोग अब पर्सनल व्हीकल को यूज़ तो कर। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है आपकी हाँ तरफ जी। से जो बताई जा रही है कि बिल्कुल, 4 व्हीलर बिल्कुल। गाड़ी पर इतना असर नहीं पड़ा, स्पेशली मारुति पर। जी, बिल्कुल। मारुति की बल्कि 1% की ग्रोथ बढ़ गई है। तो सर ये जैसे कि लॉकडाउन के समय वर्कर्स की क्या स्थिति रही आपके, स्पेशली आपके शोरूम की अगर हम बात करें, क्योंकि हम यमुनानगर की कवरेज के लिए निकले हुए हैं। मैम डे फर्स्ट से जैसे मई में की अगर मैं बात करूं, जैसे एज पर गवर्नमेंट शेड्यूल के हिसाब से डीसी साहब ने जैसे ऑर्डर दिए पहले कि टाइमिंग कम हो या फिर उसके बाद जैसे टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ा, बट हमारा मैन पावर, हमने अपनी किसी मैन पावर को मना नहीं किया, सारी मैन पावर आई है, सबको प्रॉपर सैलरी मिली है, बशर्ते कि वो डेज और वो टाइम उस हिसाब से काउंट हो जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने भेजा हुआ। ओके सर जी। अच्छा, ये सर सरकार की तरफ से मानक भी कुछ तैयार किए गए हैं जी। कि नए मानकों के अनुसार जो है ये पूरे ऑटो उद्योग में जी। नए मानक के अनुसार कुछ काम किए जाएंगे। जी। लेकिन सर ये ऐसी जब परिस्थिति चल रही है जहाँ पर लोगों के पास आमदनी भी उतनी नहीं है, किसी जी। के पास आधी है, किसी के पास वो भी नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिसमें वो रोजगार कर रहे थे उनको वो रोजगार छोड़कर किसी और काम में लगना पड़ा और ज्यादातर लोगों ने प्रेफरेंस किया खेती पर। जी। तो ऐसे में सरकार की तरफ से निवेश करने की बात की गई। जी, बिल्कुल। वही जो आर्थिक स्थिति अभी खराब चल रही है, डामाडोल वाली जो स्थिति चल रही है, बिल्कुल। ऐसे में जो नए मानक आए हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उन नए मानकों पर ये ऐसा जो समय चल रहा है वो क्या खरा उतर पाएगा? देखिए वो डिपेंड करता है कि जो मानक सरकार ने दिए हैं क्या वो नीचे तक पूरे फुल फ्लैश आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप सपोज कीजिए एक मान लीजिए एक बजट एक ऊपर से जो पास किया है गवर्नमेंट ने, क्या वो नीचे तक एक आदमी तक पहुंच पा रहा है या नहीं पा रहा है। अगर वो पहुंच पा रहा है तो ठीक है, वो अच्छी बात है कि रिलीफ मिलेगा एक आम आदमी को। अदरवाइज तो क्या होता है कि आपको पता ही है कि अगर मान लो 10 करोड़ का एक पैकेज पास हुआ ऊपर से, तो नीचे आते आते 1 करोड़ रुपया ही रह जाता है। हमारे यहाँ दिक्कत यही है, गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीच में वो जो पैसा जो तरीके से पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। दिक्कत हमारे यहाँ सिर्फ यही आती है। अगर मैं अगर एक मानक की बात अपने सेगमेंट को लेके करूँ ऑटोमोबाइल को, तो गवर्नमेंट ने किया था कि भाई जो भी आपके स्टाम्प ड्यूटी लगती है लोन कराने के लिए, जो कस्टमर लोन पे गाड़ी लेना चाह रहा था वो बिल्कुल फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट की स्पेशली बात करें खट्टर साहब ने। हाँ, तो अब उसके बाद अब कोई कस्टमर से कस्टम ड्यूटी के नाम पे जो 4000 रुपये लिए जाते थे वो नहीं लिए जाते हैं, वो बिल्कुल। ठीक है सर, देखिए जिस तरह से अभी हमारी सरकार जो है जी। चाइना ने जिस तरह से हरकतें की है उसके कारण जो है कि भारत सरकार जो है चाइना के साथ पूरी तरह से अपना संबंध खत्म कर देना चाहता है। साथ ही साथ व्यापार का जो संबंध उसने स्थापित किया हुआ था वो तो पूरी तरह से हटाना चाहता है। लेकिन वही सर दूसरी बात ये है कि एक तरफ सरकार जो है चाइना से संबंध तो तोड़ रही है और दूसरी तरफ हाथ भी मिला रही है उन विदेशी कंपनियों से और कह रही है कि भारत में आकर वो अपनी कंपनियां खोले, निवेश करें। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि ये सारी विदेशी कंपनियों ने हरियाणा को चुना है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बाहरी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो कंपनियों को यहाँ पर आकर स्थापित करेंगी, यहाँ पर अपना जो है कि बिजनेस का जो चेन होती है उसको वो करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। ऐसे में ऑटो उद्योग क्षेत्र जब इतनी अच्छी खबरें आई हैं कि बाहरी विदेशी कंपनियां जो है हमारे इंडिया में आने की सोच रही हैं, हरियाणा को चुना गया है, उन्होंने चुना है अपनी तरफ से। ऑटो उद्योग क्षेत्र का कितना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं? मैम ये तो एक मतलब बहुत अच्छी बात है अगर बाहर से इतनी सारी कंपनियां हरियाणा में आ रही है। आपको ये तो मतलब न्यूज़ में आ ही रहा है कि जापान ने अपनी बहुत सारी कंपनियां इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए बोल दिया गया है। तो और स्पेशली अगर हरियाणा में बोल रहे हैं तो विकल्प इतना अच्छा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। देखिए जब रोजगार होगा तो आदमी के पास पैसा होगा, जब पैसा होगा तो उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी और ज़रूरतें पूरी होने के बाद जो पैसा उसके पास बचेगा तो वो गाड़ी जरूर खरीदेगा। लोग अगर इस तरह से कंपनियां भारत में हरियाणा में निवेश करेंगी, हरियाणा में कंपनियां खुलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा बनेगा, तो बट वैसे है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो बहुत अच्छी बातें सर से हुई आज हमारी, जिसमें हमें हमारे माइंडसेट क्लियर हुआ है, जिसको हम लेकर सोच रहे थे कि 4 व्हीलर वाहन पर कितना असर पड़ा है। ये सारी बातें कर मुझे उम्मीद है कि आपका भी माइंडसेट क्लियर होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।